बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी का आगाज होता है 20 फरवरी 1994 1994। इतवार की एक सर्द सुबह थी। रमजान का महीना था और पेशावर में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी। 14 साल शहराज समद पेशावर मॉडल स्कूल में मैट्रिक के तालिब इल्म थे और उस दिन उनका अंग्रेजी का पर्चा था। शहराज और उनके 3 भाइयों को स्कूल की बस पिक और ड्रॉप करती थी, मगर उस दिन उनके 2 भाइयों की तबीयत कुछ नासाज थी, लिहाजा वो स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए। शहराज और उनके छोटे भाई जिशान को बस ने तकरीबन 6:45 पर पिक किया। बस में बैठते ही उन्होंने अपनी कापियां निकाली और पेपर की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें इल्म नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन शुरू हो चुका है। उन दिनों इतवार के बजाय जुम्मे के रोज छुट्टी होती थी। 8वीं जमात के तालिब इल्म रब नवाज को पिक करने के बाद बस हाजी कैंप के आखिरी स्टॉप पर पहुंची तो उस्तादा और तुलबा के बस में सवार होने के बाद 3 नकाबपोश नौजवानों ने भी बस में चढ़ने की कोशिश की। बस के कंडक्टर ने जल्दी से दरवाजा बंद करके लॉक लगा दिया, मगर उन नकाबपोशों ने पिस्तौल शीशे पर मारकर अंदर से लॉक खोल लिया और बस के अंदर आ गए। नसरीन अख्तर की उम्र उस वक्त 20 साल थी और वो दूसरी जमात की टीचर थी। उन्हें याद है कि उन हाईजैकरों ने हाथों में पिस्तौल और ग्रेनेड उठा रखे थे। उन्होंने ऐसे नकाब पहन रखे थे जिनमें सिर्फ एक सुराख था, जिससे उनकी एक आंख नजर आती थी, जो उन्हें मजीद खौफनाक बना रही थी। बस में घुसने के बाद एक नकाबपोश बस ड्राइवर औरंगजेब खान के बिल्कुल पास बैठ गया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल रखकर बस इस्लामाबाद की जानब मोड़ने का हुक्म दिया। दूसरा नकाबपोश बस के दरमियान में खड़ा हो गया और तीसरा आखिरी हिस्से की जानब चला गया। औरंगजेब खान उस वक्त 35 साल नौजवान थे। नसरीन बताती हैं कि वो लड़ने मरने वाला पश्तून था। उसने बस चलाने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक बस इंचार्ज नहीं कहेंगे मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। नकाबपोशों ने ग्रेनेड से पिन निकालने की धमकी दी और कहा कि हम बस को बच्चों समेत उड़ा देंगे। औरंगजेब खान ने एक नजर पीछे मुड़कर बच्चों से भरी बस को देखा और गाड़ी चलाने का फैसला किया। वो बताते हैं, अगर सिर्फ मेरी जान की बात होती तो मैं कभी उनकी बात ना मानता। ये बच्चों की जिंदगी का सवाल था। उस बस में 5 खवातीन उस्तादा, एक मर्द उस्ताद के अलावा पहली से 10वीं जमात के तकरीबन 70 से जायद तालिब इल्म सवार थे। ये तीनों नकाबपोश दरी जुबान बोल रहे थे और रब नवाज को याद है कि उनका रवैया बच्चों के साथ अच्छा था। ताहम उन्होंने कहा, यह बस हाईजैक हो गई है, आपने कोई हरकत नहीं करनी। शरारत करने की सूरत में उन्होंने ग्रेनेड से पिन निकालने की धमकी दी थी। वो बताते हैं कि मुझे दरी जुबान की थोड़ी बहुत समझ थी। उन तीनों को पश्तो जुबान ठीक से बोलनी नहीं आ रही थी। वो अफगानिस्तान में बोली जाने वाली दरी जुबान बोल रहे थे। ड्राइवर औरंगजेब खान ने रास्ते में एक आध बार बस वापस स्कूल की जानब मोड़ने की कोशिश की, मगर वो समझ गए और पिस्तौल उनके सर पर मारा और कहा कि तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, सीधा चलो। इस्लामाबाद पहुंचने से कबल ड्राइवर ने हाईजैकरों को बताया कि बस का ईंधन खत्म होने वाला है। हर रोज की तरह उस दिन भी शहराज की जेब में 5 रुपए थे, जो उनके वालिदैन ने खाने पीने के लिए दिए थे। वो बताते हैं कि हाईजैकरों ने मुझसे वो 5 रुपए ले लिए और बाकी बच्चों और असातिज़ा की जेबों और पर्सों से जितने जितने पैसे निकले उन्हें जमा करके उन्होंने बस में डीजल भरवाया। क्योंकि बारिश बहुत शदीद थी और खिड़कियों के शीशों पर धुंध छा गई थी, जिससे अंदर बाहर से कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए पेट्रोल पंप पर भी किसी को शक नहीं हुआ कि इस बस में कोई मशकूक अफराद सवार हैं या बस हाईजैक हो चुकी है। शहराज, रब नवाज और उनके बाकी साथी ये सोच रहे थे, पता नहीं हमारा क्या अंजाम होने वाला है। रास्ते भर में वो कागज पर ये लिख कर कि हमारी बस हाईजैक हो गई, हमारी मदद करें, खिड़कियों से बाहर फेंकते रहे। वो बताते हैं कि हम छोटे बच्चों को इतनी समझ नहीं थी कि ये पर्चियां बाहर की मूसलाधार बारिश में गिरते ही खराब हो जाएंगी और कोई मदद को नहीं आएगा। चूँकि ये एक स्कूल बस थी, लिहाजा रास्ते में किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की और देखने वालों को लगा कि बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। उस वक्त इस्लामाबाद में भी ज्यादा रुकावटें नहीं होती थी और बस बआसानी पेशावर से पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच गई। दोस्तों, पार्लियामेंट हाउस पहुंचने के बाद अगले 36 घंटे में बस में सवार अफराद पर क्या बीती। पेशावर में बस को कहां कहां तलाश किया जाता रहा और इस हाईजैकिंग का अंजाम क्या हुआ। ये सोशल मीडिया और मोबाइल फोन का जमाना नहीं था और कई घंटों तक किसी को खबर तक न हुई कि बस हाईजैक हो चुकी है। इधर पेशावर में मॉडल स्कूल के मालिक गजूर सेठी 7 बजे स्कूल पहुंच चुके थे। उन दिनों बसों के आने का वक्त 7:30 तक था और ट्रैफिक या रश के बायस ज्यादा से
زیادہ 7:45 تک سب بسیں پہنچ جاتی تھیں۔ غیور سیٹھی کو اطلاع ملی کہ ایک بس سکول نہیں پہنچی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہماری بسیں پرانے ماڈل کی تھیں اور اکثر خراب ہو جاتی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید راستے میں بس کہیں خراب ہو گئی ہے۔ غیور سیٹھی یاد کرتے ہیں کہ لگاتار بارش ہو رہی تھی، مگر جب 9 بج گئے تو انہیں پریشانی شروع ہوئی۔ انہوں نے گاڑی نکالی اور ان ورک شاپس کا رخ کیا جہاں اسکول کی بسیں ٹھیک ہوتی تھیں۔ ورک شاپ والوں نے بتایا کہ یہاں کوئی بس نہیں آئی۔ غیور سیٹھی بتاتے ہیں کہ کچھ دیر وہ پشاور کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے رہے، بس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بالآخر انہوں نے تھانے کا رخ کیا، مگر پولیس کو بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ ہماری اسکول کی بس میں 70 سے زائد بچے بیٹھے تھے اور بس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ڈپٹی کمشنر کو وائرلیس کی مدد سے اطلاع ملی تھی کہ ایک اسکول بس اٹک کا پل کراس کرتے دیکھی گئی ہے۔ غیور سیٹھی نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا اور اسلام آباد کی جانب چل پڑے اور دارالحکومت پہنچ کر جو پہلا تھانہ نظر آیا وہاں گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تھانے والوں کے پاس مکمل معلومات تھیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بس اس وقت افغان سفارت خانے میں کھڑی ہے۔ ہائی جیکروں نے آخر اس بس کو ہائی جیک کیوں کیا؟ ہائی جیکروں کے مطالبات کیا تھے؟ دوستو، رب نواز بتاتے ہیں کہ جس وقت ہماری بس پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچی، ایک پولیس اہلکار دوڑتا ہوا یہاں آیا اور بس ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی پارک کرنا ممنوع ہے، جس پر ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ یہ بس ہائی جیک ہو چکی ہے۔ پاکستان میں اس وقت پیپل پارٹی کی سابق رہنما بینظیر بھٹو کی حکومت تھی اور پارلیمنٹ ہاؤس میں کابینہ کا اجلاس جاری تھا، جس میں اس وقت کے وزیر داخلہ میجر جنرل نصیر اللہ بابر شامل تھے۔ اس وقت 1993 اور 1995 میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی تھے۔ انہوں نے بتایا جنرل نصیر اللہ باہر یہ کہتے ہوئے بس پر چڑھ گئے کہ میں ان سے بات کروں گا۔ ہم نے ISI کے بریگیڈیئر مجید کو ان کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے جا کر ہائی جیکروں سے بات شروع کر دی۔ نسرین کو یاد ہے کہ نصیر اللہ بابر نے تقریباً 2.5 گھنٹے بس میں بیٹھ کر ہائی جیکروں سے مذاکرات کیے۔ ہائی جیکروں نے حکومت سے $10 ملین افغانستان میں گندم کے ٹرک بھجوانے اور ہیلی کاپٹر کا مطالبہ کیا۔ دوستو، رب نواز نے بتایا کہ اس وقت پاکستان میں افغانستان کے سفارتکار کو بھی بس میں بلایا گیا، جنہوں نے ہائی جیکروں سے کہا کہ ہمارا ملک خانہ جنگی سے گزر رہا ہے اور تم یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہو، کیوں ہمیں مزید بدنام کر رہے ہو۔ جنرل جاوید اشرف قاضی کے مطابق نصیر اللہ بابر اور بریگیڈیئر مجید نے ہائی جیکروں کو شرم دلائی کہ یہ ہماری روایت نہیں کہ بچیوں اور عورتوں کو اغوا کر کے رکھیں۔ انہوں نے مسلح افراد سے کہا کہ چھوٹی بچیاں رو رہی ہیں، خواتین، اساتذہ، طلباء کو رہا کر دیں، ہم آپ کے مطالبات کے لیے حکومت سے بات کریں گے۔ اس کے جواب میں ہائی جیکروں نے مطالبہ کیا کہ انہیں افغانستان کے سفارت خانے لے جایا جائے تو وہ چھوٹے بچے، بچیوں اور خواتین، اساتذہ کو چھوڑ دیں گے۔ جنرل نصیر اللہ بابر نے ہائی جیکروں کا یہ مطالبہ مان لیا اور یوں تقریباً شام کے 4 بجے انہوں نے میٹرک کے تقریباً 16 لڑکوں اور ایک مرد استاد کے علاوہ تقریباً 55 طلباء اور 5 خواتین اساتذہ کو رہا کر دیا۔ ہائی جیکروں نے جن بچوں کو جانے دیا ان میں رب نواز کے علاوہ شیراز کا چھوٹا بھائی ذیشان بھی شامل تھا۔ رہا ہونے والے بچوں اور خواتین اساتذہ کو میریٹ ہوٹل لے جایا گیا، جہاں انہیں کھانا اور ٹیلی فون دیا گیا کہ دنیا میں جس سے بھی بات کرنی ہے اسے اپنی خیریت کی اطلاع دے دیں۔ نسرین اختر کے مطابق اس کے بعد ہمیں کوسٹر میں بٹھا کر پشاور کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جب بینظیر کو پتہ چلا تو وہ بہت خفا ہوئی۔ انہوں نے کوسٹر کو ٹیکسلا سے واپس بلوایا اور کہا کہ یہ پشاور گاڑی پر نہیں جائیں گے۔ بینظیر نے اپنا ذاتی فوکر طیارہ بھجوایا جس میں مذاکرات کے پہلے دور کے بعد رہا ہونے والے بچے اور خواتین اساتذہ پشاور واپس پہنچے۔ پارلیمنٹ کے باہر چھوٹے بچوں اور خواتین اساتذہ کو چھوڑنے کے بعد ہائی جیکر تقریباً 16 طلباء اور ایک مرد استاد کے ساتھ بس کو افغانستان کے سفارت خانے لے جا چکے تھے۔ وہاں صحافیوں کا رش لگا تھا اور پولیس کے لباس میں کمانڈوز نے چاروں طرف سے عمارت کو گھیرا ہوا تھا اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس رہائشی علاقے میں سب گھروں کے باہر 3.5 فٹ کی دیواریں بنی تھیں جن سے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ رحمان ملک اس وقت FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے اور انہیں نصیر اللہ بابر کا دایاں بازو سمجھا جاتا تھا۔ اس دوران کھانے کی اشیاء اندر بھجوائی گئی اور تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ایک بچہ بیمار ہو گیا جسے ہائی جیکروں نے باہر بھیج دیا اور وہ بچہ الٹیاں کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا پولیس والے اسے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ نکالا تو پولیس والوں نے تھا مگر انہوں نے بچے کو فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ ایک پولیس والے نے بتایا کہ اندر بھیجے گئے کھانے میں سے ایک ڈبے یا جوس میں جان بوجھ کر کچھ ملایا گیا تھا تاکہ صرف ایک بچے کی طبیعت خراب ہو اور وہ اسے باہر بھیجنے پر مجبور ہو۔ ناصر ملک کہتے ہیں کہ سب کو بیمار کر دیتے تو ہائی جیکروں کو شک پڑ جاتا
एक बच्चे को बाहर निकालने का मकसद ये था कि उससे अंदर की खबर ली जाए कि कौन किस जगह बैठा या खड़ा है, बच्चे कहाँ बैठे हैं, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। वो अंदर की पोजीशन जानना चाहते थे। शिराज भी उन बच्चों में शामिल थे जिन्हें सफारत खाने ले जाया गया। वो बताते हैं कि वहाँ हम सब बच्चों को एक आलनुमा बड़े कमरे में बिठा दिया गया। एक नकाबपोश यरगमाल बनाए गए तुलबा के सर पर बंदूक पकड़े बैठ गया। इस कमरे का दरवाजा मेन गैलरी में खुलता था और उसके साथ ही एक छोटा कमरा भी मौजूद था। उन बच्चों को बाहर से भेजी गई इफ्तारी दी गई। शिराज के मुताबिक बाहर से जब भी खाने की कोई चीज अंदर भेजी जाती तो हाईजैकर पहले बच्चों को खिलाते ताकि मालूम कर सकें कि खाने में कुछ मिलाया तो नहीं गया। उनके मुताबिक उस वक्त के अफगान सफारतकार भी हमारे साथ बैठकर खाना खाते थे। वो बताते हैं कि जिस वक्त मैं वॉशरूम गया और कमोड पर खड़ा होकर रोशनदान से बाहर देखा तो इतने सारे SSG कमांडो खड़े थे जिन्हें देखकर मैं परेशान हो गया कि ये पता नहीं क्या होने वाला है। दोस्तों, जनरल जावेद अशरफ काजी बताते हैं कि हाईजैकर्स बार बार चाय का मुतालबा करते थे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों ने सर जोड़कर मंसूबा बनाया जिसमें यह भी फैसला हुआ कि उन्हें चाय में बेहोशी की दवा दी जाए ताकि वो तीनों रात को जागते न रहे, और फिर बेहोशी की दवा मिली चाय हाईजैकरों को भेजी जाती रही। उसके बाद फैसला हुआ कि SSG के 2 कमांडोज अपने हथियार लेकर गैलरी वाले दरवाजे के रास्ते अंदर दाखिल होंगे। अगर कुर्सी पर बैठे हाईजैकर ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की तो उसे वहीं गोली मारने का आर्डर था। बाकी के कमांडोज को हुक्म था कि वो छोटे कमरे जिसमें 2 हाईजैकर्स आराम से रहे थे उनकी खिड़की को तोड़कर उसमें स्टेन ग्रेनेड फेंकेंगे जिसकी आवाज से इंसान कुछ देर के लिए होशो आवाज खो बैठता है और अंदर कूद कर उन्हें खत्म कर देंगे। दूसरे रोज रात के 8 बजे थोड़ी हलचल शुरू हुई और सहाफियों को दूर होने का कहा गया। ISI के साबिक सरबराह के मुताबिक एक्शन तवक्कुआत के मुताबिक कामयाब हुआ क्योंकि हाईजैकर कमरे में आराम कर रहे थे और दोनों गुनूदगी की हालत में थे और दोनों मारे गए। तहम बड़े कमरे में तलबा पर बंदूक ताने हाईजैकर ने गुनूदगी की हालत में होने के बावजूद अंदर दाखिल होने वाले कमांडोज पर फायर किया। अलबत्ता उसका निशाना दुरुस्त नहीं लगा और खुशकिस्मती से गोली एक कमांडोज के बाजू को छूती हुई निकल गई, मगर कमांडोज का निशाना दुरुस्त था और उन्होंने हाईजैकर को उधर ही शूट कर दिया। ऑपरेशन देर से शुरू करने से मुतल्लिक नासिर मलिक कहते हैं कि उन्हें बाद में मालूम हुआ कि SSG ने बच्चों से मिलने वाली ब्रीफिंग की बुनियाद पर सफारत खाने का एक मॉडल बना रखा था जहां वो मुसलसल ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि ऑपरेशन इस तरह किया जाए कि बच्चों को नुकसान न पहुंचे। नासिर मलिक बताते हैं कि इस ऑपरेशन में उनकी ट्रेनिंग इतनी शानदार थी कि कुल 6 गोलियां इस्तेमाल हुई जो तीनों हाईजैकरों को 2-2 करके माथे पर मारी गईं और एक भी बच्चा जख्मी नहीं हुआ और यूं स्कूल के तमाम तुलबा को बहिफाजत आजाद करवा लिया गया। इस ऑपरेशन में SSG के कम से कम 30 कमांडोज ने हिस्सा लिया। हाईजैकरों को मारने का फैसला क्यों किया गया उसके मुताल्लिक जनरल जावेद अशरफ काजी बताते हैं कि जब ये अफगान सफारत खाने में आए तो पाकिस्तान के दफाई इदारों ने उनकी कम्युनिकेशन मॉनिटर करना शुरू की और उन्हें पता चला कि ये तीनों काबुल में इंटेलिजेंस से बात कर रहे थे, जहां दूसरी तरफ से जनरल कासिफ फहीम उन्हें हदायत दे रहे थे। उससे पाकिस्तानी हुकूमत को इल्म हुआ कि ये हाईजैकर अफगानिस्तान इंटेलिजेंस के आदमी हैं। जनरल फहीम उस वक्त की दरानी हुकूमत में इंटेलिजेंस चीफ थे। जावेद अशरफ काजी के मुताबिक उस वक्त फैसला हुआ उन्हें छोड़ना नहीं। वो बताते हैं कि मैंने बेनजीर साहिबा के सामने कहा कि मैडम, ऐसे लोगों को छोड़ने का नुकसान ये होता है कि वो एक दफा उनके ब्लैकमेलिंग मान लें तो आइंदा भी उनके लिए बस हाईजैक करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उनको छोड़ दिया तो पेशावर से हर रोज एक बस हाईजैक होगी। उन्हें जिंदा मत छोड़ें बल्कि काबुल वालों को सबक सिखाएं। वो बताते हैं कि बेनजीर भुट्टो ने उनसे इत्तेफाक किया और कहा कि ठीक है, और यूं 40 घंटे तक जारी रहने वाली हाईजैकिंग का इख्तिताम हुआ और रिहा करवाए गए बाकी बच्चों को अगली सुबह बजरिया जहाज पेशावर भेजा गया। दोस्तों, ये थी स्टोरी 6 गोलियों से ऑपरेशन को अपने इख्तिताम तक पहुंचाने की, और ये स्टोरी थी हमारे कमांडोज की जिन्होंने इतनी टेंस सिचुएशन में बड़ी आसानी से इस ऑपरेशन को कामयाब किया। दोस्तों, हमारी पाक फौज के कमांडोज के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।